तो आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट वीजा वर्सेस इन्वेस्टर वीजा इन यूएई। कौन सा आपको वीजा लेना चाहिए अगर आप दुबई में शिफ्ट होने जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीजा या इन्वेस्टर वीजा? किस वीजा के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, आज हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप डिसीजन ले पाए कि आपको कौन सा वीजा लेना चाहिए दुबई जाने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीजा लेने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है, कि किस पर्पस के लिए आप दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए हो रहे हैं तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट वीजा ही आपके लिए काम करेगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर वीजा। एंड इवन इन्वेस्टर वीजा के कैटेगरी में गोल्डन वीजा भी आता है। अगर आप 2 मिलियन अबव इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गोल्डन वीजा भी मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स होती है, और इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है स्पॉन्सरशिप का, कि एम्प्लॉयमेंट वीजा को कौन स्पॉन्सर करता है और इन्वेस्टर वीजा को कौन स्पॉन्सर करता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजा लेते हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीजा को स्पॉन्सर करेगा आपका एम्प्लॉयर। तो आप किसी कंपनी को पकड़ेंगे, उससे आप ऑफर लेटर लेंगे और उस बेसिस पे आप अपना वीजा इशू करा सकते हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट वीजा एज कम्पेयर टू इन्वेस्टर वीजा सस्ता तो होता है, बट इसमें आप बाउंड हो जाओगे एम्प्लॉयर के थ्रू, क्योंकि एम्प्लॉयर आपका कभी भी वीजा कैंसिल भी कर सकता है अपनी ही विल से, आपकी कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है। बट इन्वेस्टर वीजा के केस में आप खुद ही होंगे जो अपना वीजा कैंसिल कर सकते हैं या उसको सस्टेन कर सकते हैं। बाकी एम्प्लॉयमेंट वीजा में एक और डिसएडवांटेज है कि अगर एम्प्लॉयर चाहे तो आपको बैन भी करवा सकता है एमओएचआरई के थ्रू। अगर उसने एमओएचआरई में एब्सकॉन्डिंग रिपोर्ट डाल दी और वो अप्रूव हो गई तो एमओएचआरई आपको बैन कर देगा, यूएई से नहीं निकलने देगा, एंड प्लस आपको वर्क बैन भी लगा देगा 1 साल के लिए मिनिमम। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रैवल भी बैन हो जाएगा, ट्रैवल तो आप कर सकते हैं। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, कब आप एलिजिबल होंगे इन्वेस्टर वीजा के लिए और कब होंगे एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए। देखिए, अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर है तो आप एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप खुद की कंपनी बना रहे हैं, अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उस बेसिस पे आप इन्वेस्टर वीजा ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी देखा जाए तो केवल इन्वेस्टर वीजा के लिए आपको बस कंपनी सेटअप करनी है, और कंपनी सेटअप आप फ्री जोन में भी कर सकते हैं, मेनलैंड में भी कर सकते हैं। एंड फ्री जोन कंपनी में और मेनलैंड कंपनी में क्या डिफरेंस है, ये मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझा रखा है, तो आप यहां से देख सकते हैं। अब बात आती है वैलिडिटी की। तो देखिए, वैलिडिटी जो होती है एम्प्लॉयमेंट वीजा की वो 2 इयर्स होती है, और इन्वेस्टर वीजा की होती है 2 to 10 इयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गोल्डन वीजा भी अपने आप में इन्वेस्टर वीजा है, तो उसकी वैलिडिटी 10 इयर्स होती है। तो अगर आपको ज्यादा वैलिडिटी का वीजा चाहिए तो आप इन्वेस्टर वीजा ले सकते हैं, अदरवाइज आप एम्प्लॉयमेंट वीजा भी ले सकते हैं। अगर आप एक टेम्पररी टाइम के लिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि पहले मैं वहां पे जाके देख लूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा कि आगे मेरे को और रहना है यूएई में या नहीं रहना। वीजा की वैलिडिटी की बात तो कर ली, अगर वीजा एक्सपायर हो जाए तो उसका रिन्यूअल कैसे होगा। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट वीजा के केस में आपको एम्प्लॉयर को ही रीच करना पड़ेगा और वो ही आपका वीजा रिन्यूअल करवाएगा। एंड इन केस ऑफ इन्वेस्टर वीजा आपको कहीं नहीं जाना, आपकी खुद की कंपनी है, तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं अपना रिन्यूअल। और अगर आपको लगता है कि आप रिन्यूअल कराने के लिए लेट हो गए और आपका वीजा एक्सपायर हो गया, तो वहां पे ग्रेस पीरियड भी मिलता है। एम्प्लॉयमेंट वीजा में जो ग्रेस पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है, और इन्वेस्टर वीजा में होता है 180 डेज का, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। एंड उसके बाद आती है फैमिली स्पॉन्सरशिप की। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पे हैं तो आप फैमिली को स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रंस को भी आप वीजा इशू करा सकते हैं, बट आपकी मिनिमम सैलरी 4000 AD होनी चाहिए पर मंथ। एंड इन केस ऑफ इन्वेस्टर वीजा ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आपका बस मिनिमम 10% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए किसी कंपनी में, आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन पैरामीटर है वर्क फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए, आप एम्प्लॉयमेंट वीजा में ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, एंड अगर आपने सोचा कि मैं और कोई भी बिजनेस कर लूं, तो देखिए, दुबई में कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस नहीं कर सकता है। वहां पे आपको एलएलसी बनानी पड़ेगी, चाहे वो एफजेड एलएलसी हो या मेनलैंड एलएलसी हो। बट अगर आप कहीं पे भी कंपनी सेटअप करने जाएंगे दुबई के अंदर, तो आपकी एमिरेट्स आईडी मांगी जाएगी, और एमिरेट्स आईडी में लिखा होता है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है। तो फिर कंपनी बनाने में आपको उसकी एनओसी लेनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि मैं एक कंपनी सेटअप करने जा रहा हूँ, बिजनेस करने जा रहा हूँ, मुझे आप एनओसी दे दीजिए। और जब तक वो एनओसी नहीं देगा, आप अपनी कंपनी सेटअप नहीं कर सकते हैं दूसरी। बट अगर आप यही चीज इन्वेस्टर वीजा में देखें तो क्या होगा कि क्योंकि आपकी खुद की कंपनी है, आपके पास इन्वेस्टर वीजा है अपनी कंपनी के अंदर, तो आप मल्टीपल कंपनीज भी बना सकते हैं। चाहे एमिरेट्स आईडी में आपकी एक सिंगल कंपनी का नाम लिखा हो, आप मल्टीपल कंपनी भी सेटअप कर सकते हैं वहां पर विदाउट एनी एनओसी। अगर आपको दुबई में बिजनेस करना है और
और कोई भी कंपनी सेटअप करनी है, चाहे फ्री जोन में या मेनलैंड में, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे, आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करेंगे कैसे कंपनी सेटअप करनी है और कैसे बैंक अकाउंट ओपन करना है। पूरी हम आपको एंड टू एंड सर्विसेज देंगे। अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है कोई बताता नहीं होगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कब नॉन रेसिडेंट ट्रीट होंगे इंडिया के अंदर एज पर फैमा रूल्स एंड रेगुलेशन। तो देखिए, फैमा में एक प्रोविजन है सेक्शन 25, वो बताता है कि आप कब नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वीजा, जैसे ही आपने एम्प्लॉयमेंट ले ली दुबई के अंदर, आप इमीडिएटली एक नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे एज पर सेक्शन 25 ऑफ फैमा एक्ट। बट इन केस ऑफ इन्वेस्टर वीजा, क्योंकि आपने एक कंपनी सेटअप करी है, आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको एक एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन दिखाना पड़ेगा। वो हो सकता है आपको 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए बिजनेस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। तब तक आप नॉन रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे एज पर इंडिया लॉ। देखिए, आपने बिल्कुल सुना होगा कि नॉन रेसिडेंट बनने के लिए 182 डेज मिनिमम बाहर रहना होता है। वो जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है और इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। वो एक टैक्सेशन पर्पस के लिए। बट अगर आपको एनआरओ अकाउंट खोलना है, आपको अपना पैसा इंडिया से यूएई लेके जाना है एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए या और किसी पर्पस के लिए, तो एनआरओ अकाउंट से आप ले जा सकते हैं विदाउट एलआरएस, क्योंकि एलआरएस में टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर आप 7 लाख तक अपना पैसा लेके जाएंगे तो 5% होगा और उसके अबव लेके जाएंगे तो 20% होगा। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आप नॉन रेसिडेंट एज पर फैमा आज ही बन जाए या 6 महीने बाद बने, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, तो देखिए इसमें बहुत ही खतरनाक बेनिफिट छुपा हुआ है। और अगर आप उस बेनिफिट को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें फैमा, और मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा कैसे आप फैमा का बेनिफिट लेके आप इंडिया से अपना यूएई पैसा रेमिट कर सकते हैं विदाउट पेइंग टैक्स। और आपको कोई भी क्वेरी है इन्वेस्टर वीजा से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट वीजा से रिलेटेड जो मैंने इस वीडियो में नहीं कवर करा, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।